अहमदाबाद के नवरंगपुरा में एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में भयानक आग लगने से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। आनन फानन में अस्पताल से करीब 35 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल अस्पताल में आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज भी भारी बारिश की आशंका जताई है। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सीएम उद्धव ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को सतर्क और तैयार रहने का निर्देश दिया। मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बुधवार को भारी बारिश के साथ 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी। और वहीं मुंबई में भारी बारिश की वजह से रेलवे की पटरियां डूब गई। सेंट्रल लाइन के मस्जिद बंदर में कुछ यात्री लोकल ट्रेन में ही फंस गए थे। इन मुसाफिरों को एनडीआरएफ और आरपीएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी सेंट्रल लाइन पर एक लोकल ट्रेन फंस गई थी। लोकल ट्रेनों में फंसे काफी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। भारी बारिश की वजह से रेलवे की पटरियों पर करीब 5 फीट तक पानी जमा हो गया था। भारी बारिश ने मुंबई में तबाही मचा दी है। हालात इतने खराब हो गए कि समंदर का पानी सड़कों पर जमा हो गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से समंदर उफान पर आ गए, जिससे समंदर का पानी गिरगांव चौपाटी इलाके में सड़कों पर आ गया। दरअसल बारिश के बीच ही समंदर में हाई टाइड भी आया था। इस दौरान करीब 4 मीटर ऊंची लहरें देखने को मिली थी। भारी बारिश की वजह से कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे भी जाम में फंस गए। मुंडे करीब 3 घंटों तक जाम में फंसे रहे। बताया जा रहा है कि वो बीड से मुंबई लौट रहे थे। इस दौरान करीब 3 घंटे तक सड़क पर ही उनकी गाड़ी फंसी रही। जाम में फंसने की वजह से धनंजय मुंडे एनसीपी मंत्रियों की एक बैठक में शामिल भी नहीं हो पाए। मुंबई की ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश से बुरा हाल है। भारी बारिश के बाद एक्सप्रेसवे पर पानी भर जाने की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि बीएमसी की टीम पानी को निकालने में लगी है, लेकिन हाई टाइड की वजह से पानी की निकासी में भारी दिक्कत आ रही है। सुशांत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुसीबत कम नहीं हो रही है। सीबीआई जांच की सिफारिश मंजूर होने के बाद रिया से पूछताछ के लिए जल्द ही एक टीम के गठन का ऐलान हो सकता है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में लौट आई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रिया 7 अगस्त को ईडी की पूछताछ में भी शामिल हो सकती हैं। इस सिलसिले में ईडी का समन उन्हें पहले ही भेजा जा चुका है। इससे पहले रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा और सीए रितेश शाह का बयान दर्ज किया जा चुका है। भले ही सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई हो, लेकिन इस केस में बिहार पुलिस की सक्रियता लगातार बनी हुई है। बिहार पुलिस इस मामले में अब तक की गई छानबीन की पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है। सुशांत मामले में अब तक किन लोगों से पूछताछ की गई और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की, इसे लेकर एसआईटी ने रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। ऑटोप्सी के मुताबिक सिर में चोट लगना और कई तरह की अप्राकृतिक चोट लगने से दिशा की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिशा की मौत की वजह चोट लगना बताया जा रहा है, क्योंकि वो 14वीं मंजिल से नीचे गिर गई थी। आपको बता दें कि अब तक सुसाइड मानी जा रही दिशा की मौत को अब सुशांत केस से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप ये भी लग रहे थे कि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया गया है। हालांकि अब दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य ने न्यूज 24 से बातचीत में बड़ा खुलासा किया। अंकित ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि सुशांत कभी भी दरवाजा बंद करके सोते ही नहीं थे। अंकित ने बताया कि सुशांत सुसाइड जैसा कदम उठा ही नहीं सकते। रिया ने अंकित को भी नौकरी से निकाला था। केंद्र सरकार ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने मनोज सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कल शाम जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जीसी मुर्मू फिलहाल जम्मू में हैं और आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि जीसी मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया, जिसके बाद देश विदेश में दिवाली मनाई गई।
भूमि पूजन के बाद अब मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। अयोध्या में हर तरफ दिवाली मनाई जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए जलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर की आधारशिला रखना नए युग की शुरुआत है और ये युग राम राज्य और नए भारत के निर्माण का युग है। भारत के साथ ही विदेशों में भी राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न मनाया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास को दुनिया के सबसे बड़े पर्दे पर दिखाया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लगे बोर्ड पर भगवान श्री राम का शानदार भव्य रूप देख लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आने वाले दिनों में कर्ज और सस्ता हो सकता है। आरबीआई आज कर्ज नीति की समीक्षा का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में 1/4% की कमी कर सकता है। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर 31 अगस्त के बाद लोन मोरेटोरियम को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, इसकी भी घोषणा कर सकते हैं। दवा कंपनी जाइडस कैडिला प्रस्तावित कोविड-19 के टीके के पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने के बाद आज से दूसरे चरण का ट्रायल लोगों पर शुरू करेगी। कंपनी के अनुसार पहले चरण में जिन लोगों पर भी ट्रायल किया गया उनकी दवा देने के 24 घंटे तक चिकित्सा यूनिट में पूरी तरह देखभाल की गई। उसके बाद 7 दिनों तक उनकी निगरानी की गई, जिसमें टीके को पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर नौकरियां और स्कूल कॉलेजों में दाखिले के लिए 10% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दी है। कई एनजीओ ने केंद्र सरकार के जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जैसलमेर में अचानक मौसम ने करवट ली है। देर शाम रेगिस्तान में रेत का बवंडर उठा। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर तक करीब 300 किलोमीटर तक एरिया में रेत का बवंडर उठता दिखाई दिया। दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला। 5 से 7 फीट की दूरी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उत्तर दिशा की तरफ से बढ़ा ये बवंडर बड़ी तेजी से पश्चिम में उन होटलों की तरफ बढ़ा जहां गहलोत समर्थक विधायक ठहरे हुए हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में देश में 52,509 कोरोना के मरीज सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 857 और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 39,795 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर देश में 67.19% है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ पिछले 24 घंटे में 10,309 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 4,68,265 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 334 लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 16,476 हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक कुल 3,05,521 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,076 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,40,232 हो गई है। कोरोना से दिल्ली में एक दिन में 11 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 4,033 तक पहुंच गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,073 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 23 लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 67,777 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,557 हो गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,078 नए मामले सामने आए हैं और एक ही दिन में 40 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,388 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,857 तक पहुंच गई है। बिहार में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 2,701 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 64,732 हो गई है और मौत का आंकड़ा बढ़कर 369 हो गया है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया हलकान है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हर 15 सेकंड में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो रही है। इससे मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच गया है। अमेरिका में अब तक 49 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इस देश में मरने वालों की तादाद 1,60,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया में हर 24 घंटे में औसतन 5,900 पीड़ितों की मौत हो रही है।
भयंकर विस्फोट के बाद लेबनान के मंत्रिमंडल ने बेरूत में 2 सप्ताह की आपातकाल की घोषणा कर दी है और राजधानी में सेना को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। यह धमाका बेरूत बंदरगाह के पास मौजूद विशाल अनाज गोदाम में हुआ। इसके चलते देश में महीने भर के लिए भी अनाज का स्टॉक नहीं बचा है। इजरायल से संघर्ष, गृहयुद्ध और आतंकी हमलों से जूझ रहे लेबनान की राजधानी बेरूत ने मंगलवार जैसा धमाका पहले कभी नहीं देखा। यहाँ किसी जंग के बाद जैसा नजारा था। करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।